वेलकम प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स वाई सत्यम कटियार पर। हम जुड़ चुके हैं आज एक अच्छे से सेशन के साथ, एक नए सेशन के साथ। और आज की क्लास जो हमारी होगी वो पर्टिकुलर टॉपिक पर होगी। जैसे हम एक टॉपिक को पकड़ेंगे, उसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, पूरा ऑपरेशन करेंगे और उसको वहीं पर ख़त्म करेंगे। यानी उससे जब भी कोई क्वेश्चन नया रेज होगा तो वो हमारा छूटना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे, आज का बेटा हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा टॉपिक है कौन सा? ट्रांसफार्मर। तो आज हम लोग पूरा डिटेल्ड में देखेंगे ट्रांसफार्मर पर। ट्रांसफार्मर सभी लोग जानते होंगे, जो हमारे घरों के पास रखे रहते हैं, मोहल्लों में रखे रहते हैं, उन पे। तो चलिए जरा डिस्कस करते हैं ट्रांसफार्मर होता क्या है। सबसे पहले तो हम बात कर लें कि ट्रांसफार्मर है क्या। तो देखो बेटा, ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर के बारे में कहें तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो अल्टरनेटिंग करंट या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज के मान को चेंजमेंट करने के काम आती है, या जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज के मान में चेंजमेंट करे उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्रांसफार्मर बोल देते हैं। अब वो कैसे कैसे चेंजमेंट करती है उसको देख लो। अच्छा देखो, ट्रांसफार्मर क्या क्या करता है? ट्रांसफार्मर दो तरीके का चेंजमेंट करता है। या तो हमारा क्या करता है, ये लो वोल्टेज को बदल देता है किसमें? हाई वोल्टेज में। ठीक है, लो वोल्टेज हमारा परिवर्तित हो जाता है किसमें? हाई वोल्टेज में। या फिर हमारा क्या होता है, दूसरे की बात करें तो जो हमारा हाई वोल्टेज होगा उसको किसमें बदल दिया जाता है? हाई वोल्टेज परिवर्तित हो जाता है किसमें? लो वोल्टेज में। तो इस प्रकार से ये दो तरीके से होते हैं, यानी ये दो तरीके से हमारा चेंजमेंट करता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज में। किस तरीके से? या तो लो को बदल देता है किसमें? हाई वोल्टेज में। या फिर हम कहते हैं हाई वोल्टेज हमारा बदल जाता है किसमें? लो वोल्टेज में। तो इस तरीके से इसमें दो तरीके से चेंजमेंट है। चलो जरा देखते हैं इन पे। अब आपको बताएं, ध्यान दीजिएगा, जब लो वोल्टेज हमारा बदलता है किसमें? हाई वोल्टेज में, तो ऐसे वाले ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल देते हैं, इन वाले ट्रांसफार्मर को हम लोग बोल देते हैं कौन सा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर बोलते हैं बेटा इन्हें? हम स्टेप अप देखेंगे। क्या बोलते हैं इन्हें? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जो हाई वोल्टेज को लो में बदल देता है, ऐसे वाले ट्रांसफार्मर को हम लोग बोल देते हैं कौन सा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। चलिए जरा इन पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टेप अप क्या होते हैं, स्टेप डाउन क्या होते हैं। पहले जरा हम इनको फिजिकली जोड़ लें कि इनका यूज हम कहाँ पे, नॉर्मली जनरली एक चीज जान लें कि ये होते कैसे हैं, इनका यूज कहाँ पे होता है। तो बेटा जैसे हम बात करें इस स्टेप डाउन की, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहाँ पे यूज होगा? जो हमारे घरों में लाइट आती है, हमारे मोहल्ले में जो लाइट आती है, जैसे आपके घरों में जो लाइट आती है, आपने देखा होगा आपके मोहल्ले के बाहर कहीं ना कहीं एक ट्रांसफार्मर रखा होता है मेन, जहां से सप्लाई हमारे घर के लिए दी जाती है। वो वाला बेटा ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप डाउन। यानी जो हमारे घरों के आसपास जो मोहल्ले में एक मेन ट्रांसफार्मर रखा होता है, वो कौन सा ट्रांसफार्मर रखा होता है बेटा? स्टेप डाउन। क्यों? अच्छा, स्टेप डाउन क्यों रखते हैं? क्योंकि जो वोल्टेज आ रहा होता है, जो धारा आ रही होती है, वो एक हाई वोल्टेज की होती है, यानी उसका वोल्टेज बहुत हाई होता है। और हमें जो वोल्टेज चाहिए वो कितना चाहिए होता है? घरों पे यूज करने के लिए कितना वोल्टेज हमें नेसेसरी है? बस हमें कितना चाहिए? 220 वोल्ट, इतनी जरूरत है। तो क्या करते हैं, स्टेप डाउन लगा होता है जो कि उस हाई वोल्टेज को कितने में कर देता है? लो वोल्टेज में, यानी 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। देन वो हमारे घरों में लाइट भेज दी जाती है और हम उसका यूज करते हैं। ठीक है बेटा, अब आ रहा होगा कुछ तो सर फिर स्टेप अप का यूज कहाँ पे करते हैं? तो बेटा मेरे, आप समझेंगे, स्टेप अप का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? स्टेप अप का यूज होता है कहाँ पे? पावर स्टेशन में। अब ये पावर स्टेशन क्या होता है? पावर स्टेशन मीन्स जहां पर बिजली बनाई जाती है, जहां पर अल्टरनेटिंग करंट को बनाया जाता है, उस जगह को हम लोग क्या बोल देते हैं? पावर स्टेशन। अब पावर स्टेशन में क्या होता है, जब बिजली बनाई जाती है तो हमें जो प्राप्त होती है अल्टरनेटिंग करंट, वो लो वोल्टेज की अल्टरनेटिंग करंट होती है। फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है ट्रांसफार्मर के थ्रू किसमें? हाई वोल्टेज में। लो वोल्टेज से बढ़ा के उसको किसमें कन्वर्ट किया जाता है? हाई वोल्टेज में। फिर उसका ट्रांसमिशन किया जाता है। अच्छा, लाइट का ट्रांसमिशन के बारे में ये दूसरा टॉपिक हो सकता है, इस पर हम लोग एक छोटा सा और वीडियो लेके आएंगे 10-12 मिनट का, जिसमें हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज इतना जान लेते हैं कि इसको लो से हाई में करके ही क्यों ट्रांसमिशन करते हैं। तो बेटा लो से हाई बदल के ट्रांसमिशन करने में फायदा हमें ये होता है कि हमारा एनर्जी लॉस जो है वो बहुत हद तक कम हो जाता है।
यानी एनर्जी लॉस कम होता है, और एनर्जी लॉस को कम करने के लिए हम लो से हाई में उसको बदल देते हैं और देन उसको ट्रांसमिशन करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर हम उसको भेजते हैं। अब भेजने के बाद क्या होता है, जो हाई वोल्टेज की लाइट आ रही है उसका यूज तो डायरेक्ट हो नहीं सकता है, तो वो उतारी जाती, वो फिर से कहाँ पे लाई जाती है, वो ट्रांसफार्मर के थ्रू, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू उसके वोल्टेज के मान को लगातार कम किया जाता है, फिर वो हमारे घरों में भेजी जाती है और तब हम लोग उसका यूज कर पाते हैं। अब बेटा ऐसा भी नहीं है कि वहां से भेज दी सीधा, इसके बीच में बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, बिजली घर होते हैं, उनमें क्या होता है, तो वो सब डिटेल एनालिसिस है। बट सीधा सीधा सा अगर आप बेसिक सीधा सा समझ लें तो क्या होता है कि जब लाइट बनाई गई तो स्टेप अप की सहायता से उसके वोल्टेज को बढ़ाया गया और भेज दिया गया। क्यों भेज दिया गया? ताकि एनर्जी लॉस कम ना हो, इस वजह से वोल्टेज को बढ़ा के भेज दिया गया। और जब वो आ गई तो उसको किससे, स्टेप डाउन से कम करके हमारे घरों में भेज दिया गया और हमने उसका यूज कर लिया। तो ये सिंपल ही हो गया ट्रांसफार्मर के बारे में बेसिक जानकारी जो हमें होनी चाहिए कि ट्रांसफार्मर होता क्या है और कैसे कैसे ये वर्क करता है। चलिए जरा देखते हैं, इसमें हम बात कर लें कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल मतलब ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका सिद्धांत क्या रहता है। ठीक है बेटा, तो सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करें कि इसका सिद्धांत क्या होता है या फिर इसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो बात करें आपसे, तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब म्यूचुअल इंडक्शन मीन्स अन्योन्य प्रेरण, इसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन मीन्स क्या हो गया? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आपने पढ़े होंगे या आप नहीं जानते हैं तो याद रखें, दो प्रकार के इंडक्शंस होते हैं। एक होता है हमारा सेल्फ इंडक्शन जिसे हम लोग बोल देते हैं स्वप्रेरण, और एक हमारा जो है म्यूचुअल इंडक्शन जिसे बोल देते हैं हम लोग अन्योन्य प्रेरण। तो ट्रांसफार्मर कार्य कर रहा है वो किस पर कर रहा है? म्यूचुअल इंडक्शन पर। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, यानी म्यूचुअल इंडक्शन कह सकते हैं हम लोग इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि जब दो कुंडलियां एक दूसरे के पास पास रखी जाए और पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में यदि हम चेंजमेंट करते हैं, उसके करंट के मान में हम कुछ चेंजमेंट करते हैं, करंट को हाई करते हैं, लो करते हैं, डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, यानी प्राथमिक कुंडली प्राइमरी कॉइल है उसमें प्रवाहित धारा के मान में अगर हम कुछ चेंजमेंट करते हैं तो उसके पास जो सेकेंडरी कॉइल रखी होती है उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। कैसी धारा? प्रेरित धारा, जिसे हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और यही जो हमारी घटना होती है वो कहलाती है क्या? अन्योन्य प्रेरण। यानी एक कुंडली में हम धारा के मान में परिवर्तन करें और दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, यह जो घटना होती है वो कहलाती है अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके कि ये अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, और जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। चलिए अच्छा, इसको देखते हैं कि इसकी रचना कैसे होती है, बना किस तरीके का होता है। तो बेटा इसके रचना पे बात करें तो इसमें क्या होती है, सॉफ्ट आयरन की कोर लेते हैं हम लोग। इसकी कोर लेते हैं सॉफ्ट आयरन की, कुछ इस तरीके से इसको बनाया जाता है और इसमें हम लोग जो कोर यूज करते हैं वो किसकी होती है? हमारी सॉफ्ट आयरन की। तो याद रखेंगे ये किस जो कोर होती है वो किसकी हमारी बनी होती है? सॉफ्ट आयरन। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर सॉफ्ट आयरन की ही क्यों बनी होती है, तो इस पे अभी बताएंगे बेटा, एक मिनट आप इसको तसल्ली रखिएगा। देखिए सॉफ्ट आयरन की ही क्यों बनी होती है इस पे बता दे। जो सॉफ्ट आयरन होता है, जो नरम लोहा होता है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स को, यानी जो चुंबकीय फ्लक्स है उसको अपने से बाहर नहीं निकलने देता है। आसपास का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको भी अंदर खींचने की कोशिश करता है। यानी इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा, जो भी विद्युत चुंबकीय आप कह सकते हैं चुंबकीय बल रेखाएं जिन्हें बोल देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, जो भी बनेगी वो एक भी बाहर नहीं जाएंगी बल्कि इतने में ही रहेंगी। तो ये इस वाली चीज के लिए किसका यूज होता है? तभी हम लोग किसका यूज करते हैं? सॉफ्ट आयरन का करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, दो तरीके से हम बाइंडिंग करते हैं तारों की। एक तरफ जो बोल देती जाती है इसे बोल देते हैं हम लोग प्राथमिक कुंडली, और एक तरफ से और हमारी बाइंडिंग होती है जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या? द्वितीयक कुंडली। ठीक है, तो इसमें कितनी कॉइलें होती हैं? दो कॉइल्स होती हैं जिनको कुंडली बोलते हैं आप लोग। कौन कौन सी होती हैं? एक हमारी होती है प्राइमरी कॉइल, ठीक है, कौन सी? प्राइमरी कॉइल। और एक हमारी कौन सी होती है? सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, सेकेंडरी कॉइल यानी द्वितीय कुंडली, ये कौन कौन सी होती हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करें अगर हम, तो प्राइमरी हो गई और सेकेंडरी हो गई। ये आपकी प्राइमरी कॉइल है और ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है। अच्छा, ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है इन पे देख लेते हैं। देखो इनको बोल देते हैं हिंदी में हम लोग प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर के बारे में। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसकी जो कोर होती है
वो हम पटलित नुमा बनाते हैं। पटलित नुमा कैसी, जैसे बहुत सारे इसको फ्रेम के साथ टाइप में बनाते हैं। ऐसा नहीं कि एक नरम लोहे की हम पूरी कोर ले लें एक मोटी सी, ऐसा नहीं होता। हम नरम लोहे की बहुत सारी पतली पतली कोरों को लेते हैं और एक दूसरे के ऊपर रख करके फिर इसकी कोर को तैयार करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा बेटा हम इसलिए करते हैं, एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा, भंवर धाराएं, जिन्हें बोलते हैं एडी करंट्स। इन भंवर धाराओं से बचने के लिए हम लोग इसकी कोर को कैसा बनाते हैं? पटलित नुमा बनाते हैं, यानी कि इसको बहुत सारे फ्रेम के रूप में तैयार करते हैं। किससे बचने के लिए? इन भंवर धाराओं से बचने के लिए, इन एडी करंट से बचने के लिए, कि कम से कम एडी करंट उत्पन्न हो। इस वजह से हम इसकी क्रोड को जो है पटलित नुमा बनाते हैं। दूसरा अगर हम बात कर लें इस पे, ये तो हो गया इसकी रचना के बारे में। अगर हम बात करें वर्किंग मेथड क्या होता है, कि ट्रांसफार्मर हमारा कार्य कैसे करता है, तो ट्रांसफार्मर कार्य कैसे करता है इस पर हम डिस्कस करें उससे पहले हम जरा ये देख लेते हैं। अभी आपने रचना देख ली, ट्रांसफार्मर बनाया कैसे जाता है। अब हम ये देख लें कि जो दो हमने ट्रांसफार्मर पढ़े, स्टेप अप और स्टेप डाउन, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनकी रचना में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये बने कैसे होते हैं। बाकी कार्यविधि तो इनकी एक जैसी होगी, इनकी रचना में डिफरेंसेस क्या होते हैं वो देख लें जरा। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों में ही जो कोर बनी होगी वो किसकी बनी होगी? सॉफ्ट आयरन की बनी होगी बेटा, ठीक है। ये सॉफ्ट आयरन की ही कोर बनी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पहले हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। दोनों एक पेज में ना लेकर के हम उनका डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो पहले हम लोग ले लेते हैं एक, ठीक है, और इसको हमने ले लिया। और ये हमारा जो है, अब इसमें हम लोग कॉइलें दोनों तरफ जो फिट करनी होती हैं, तो ये हम लोग कॉइलें फिट कर देते हैं, ठीक। अच्छा ये देखिए, ये एक तैयार हो गया, ठीक। इधर कौन सी कॉइल हो गई? प्राइमरी कॉइल, और इधर हमारी कौन सी कॉइल हो गई? सेकेंडरी कॉइल, ठीक। अब देखो जरा, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। अब ये जो ट्रांसफार्मर बन के आ गया हमारे सामने, अब हम कैसे पहचाने? सर ये तो क्लियर हो गया सर, कि आपने बता दिया कि ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर होगा। बट ट्रांसफार्मर भी हमने टाइप्स देखे, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में जैसे मैंने जब शुरुआत में ही आपको पढ़ाया तो मैंने बताया था ट्रांसफार्मर कौन कौन से होते हैं। लो को हाई में बदलता है और एक हाई को लो में, मतलब ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्टेप अप और स्टेप डाउन। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो। तो अब हम कैसे पता करें कि सर ये वाला कौन सा होगा, ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन है? तो बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, सीधी सी एक बात ध्यान रखो, ये जो आपको फेरे दिखाई पड़ रहे हैं, यानी जिस कुंडली में, इसमें कितनी कुंडलियां हैं? दो। कौन कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी। अच्छा, फेरों की संख्या को, नंबर ऑफ टर्म्स को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स, फेरों की संख्या, ठीक है। ये प्राइमरी के हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग बोल देते हैं एन पी प्राइमरी के लिए, और नंबर ऑफ टर्म्स सेकेंडरी के को क्या बोल देंगे? एन एस। अब एक बात ध्यान रखेंगे, वह ट्रांसफार्मर जिसमें एनपी जो है हमारा वो छोटा रहे और एनएस कैसा रहे? बड़ा रहे। यानी आप समझ सकते हो बेटा कि प्राइमरी जो कॉइल है उसमें फेरों की संख्या कम हो और जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें फेरों की संख्या अधिक हो। ऐसा अगर हमें ट्रांसफार्मर दिखाई पड़ता है तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम लोग कौन सा ट्रांसफार्मर बोल देते हैं? ये जो हमारे सामने ट्रांसफार्मर है वो कौन सा होगा बेटा? ऐसे ट्रांसफार्मर को हम लोग बोल देते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है हमारा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर? जिसकी प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या कम होगी, नंबर ऑफ टर्म्स कम होंगे, और सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ज्यादा होगी, नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होंगे। ऐसा वाला ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है बेटा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक। अब चलते हैं जरा देखते हैं स्टेप डाउन कैसा होगा फिर सर। तो स्टेप डाउन की भी देख लेते हैं फ्रेमिंग हम लोग कि स्टेप डाउन कैसे बनता है। तो स्टेप डाउन में क्या होगा देखते हैं बेटा। स्टेप डाउन की बात करें, स्टेप डाउन में जो है, देखो अब आते हैं स्टेप डाउन पे। तो स्टेप डाउन जो हमारा ट्रांसफार्मर होगा उसमें क्या होगा, ये आपके सामने मैं फ्रेमिंग कर रहा हूं, आप स्वयं अभी पहचान पाएंगे। देखिए ये आपकी प्राइमरी कॉइल हो गई और ये हमारी कौन सी हो गई? सेकेंडरी कॉइल। अब आप लोग स्पष्टता एक चीज देख पा रहे होंगे बेटा, जो मैंने अभी बताई थी कि अच्छा इसकी कुंडली के फेरों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स को क्या बोल देते हैं हम लोग? एनपी, और इधर वाले को क्या बोल देते हैं? एनएस। अब आपको स्पष्टता एक चीज दिखाई पड़ रही होगी कि इस बार जो फेरों की संख्या है वो किधर ज्यादा है? किधर ज्यादा है? प्राइमरी में ज्यादा है, प्राइमरी में फेरे ज्यादा है, और हमारे सेकेंडरी में फेरे कैसे हैं? कम है। प्राइमरी में ज्यादा और सेकेंडरी में कैसे हैं? कम। यानी हम कह सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि इस बार जो है वो हमारा क्या है? चलिए देखते हैं जरा। इस बार जो हमारा वो एनपी जो है वो बड़ा है और एनएस कैसा है? छोटा है।
NP हमारा कैसा है, बड़ा है, और NS कैसा है हमारा, छोटा है। यानी जब नंबर ऑफ टर्म्स प्राइमरी में ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स सेकेंडरी में कम होते हैं, तो ऐसे वाले ट्रांसफार्मर को बेटा हम लोग जो बोल देते हैं वो कौन सा हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ऐसे ट्रांसफार्मर आपके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। कौन से ट्रांसफार्मर कहलाते हैं, स्टेप डाउन। कितना सरल सा, एकदम सिंपल सा, समझ में आ गया ना, कि जब नंबर ऑफ टर्म्स प्राइमरी में कम होंगे, सेकेंडरी में ज़्यादा होंगे तो स्टेप अप होगा, और जब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे प्राइमरी में ज़्यादा होंगे, सेकेंडरी में कम होंगे तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। तो ये एकदम बेसिक सिंपल सा हमने सीख लिया कि स्टेप अप कौन से होते हैं और स्टेप डाउन कौन से होते हैं। तो इन दोनों की भी फ्रेमिंग देख ली, यानी ये कैसे बनते हैं, इनकी रचना क्या होती है। अब हम लोग इस ट्रांसफार्मर के लास्ट एंड पे चलते हैं। लास्ट एंड हमारा क्या है, इसके वर्किंग मेथड को सीख लेते हैं कि यह कार्य कैसे करता है, और वर्किंग मेथड में क्या होता है, किस तरीके से कार्य करता है, उसको देखेंगे। और ये हमारा एक कंप्लीट वीडियो हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, अगले दिन आते हैं किसी अगले से रोमांचक टॉपिक के साथ। चलिए जरा पहले इसको खत्म कर लेते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं वर्किंग मेथड पे, इसका कार्य विधि कैसी है, वर्किंग मेथड। अब वर्किंग मेथड पे बात करें, इसका वर्किंग मेथड कैसा रहेगा। तो बेटा देखो, एक बात ध्यान रखो, अब आ जाओ एक बार ट्रांसफार्मर की फिगरिंग कर लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं। देखो एक सेकेंड देंगे आप। अब देखिए वर्किंग मेथड में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि जो प्राइमरी कॉइल होती है, जो आपकी प्राइमरी कॉइल है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी कॉइल के सिरों पर हम लोग कौन सा वोल्टेज दे देते हैं, यहाँ पर हम लोग जो वोल्टेज जोड़ते हैं वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज देते हैं। कौन सा वोल्टेज देते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इस तरीके से देते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब हम लोग प्राथमिक कुंडली को कौन सा वोल्टेज प्रदान करते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और इसके मान में क्या कर देते हैं, परिवर्तन होता है। जब इसके मान में परिवर्तन होता है तो बेटा आप जानते हैं क्या उत्पन्न होगी हमारी, क्या उत्पन्न होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इंड्यूस्ड होंगी कि नहीं, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन ऐसे उत्पन्न होगी। अब आ जाओ, मैंने बताया था कि इनको हम लोग सॉफ्ट आयरन का ही बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जो इंड्यूस्ड हुई है ये बाहर ना निकले, इसलिए हमने इसको किसका बनाया था, सॉफ्ट आयरन का। तो ये लगभग लगभग अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो सारी सारी हो जाती हैं, ठीक। अगर इसको मान लें कि ये आदर्श ट्रांसफार्मर है तो सारी की सारी ये जो हमारी हैं वो कहाँ से गुजरेंगी, ये सेकेंडरी से होकर गुजरती हैं बेटा। कहाँ से होकर गुजरती हैं, ये सारी की सारी कहाँ से होकर गुजरती हैं, सेकेंडरी से होकर गुजरती हैं। यानी जब इनके मान में जब आप देखेंगे, हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज के मान में परिवर्तन करेंगे, यहाँ से चेंजमेंट होगा तो फ्लक्स लाइन में परिवर्तन होगा, फ्लक्स लाइन में जितना यहाँ परिवर्तन होगा उतना यहाँ परिवर्तन होगा। अब हम चले जाएं फैराडे के सेकंड लॉ में। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर हम फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स, वो प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड हो जाएगा। और जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो जो इंड्यूस्ड हो रहा है वो किसके बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो हमारा फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर उत्पन्न होता है। यानी फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर क्या कहलाता है, तुम्हारा प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये उत्पन्न हो जाएगा। अब देखिए जब ये उत्पन्न होगा, आपको पता है फैराडे के सेकंड लॉ से इस फार्मूले को जानते हैं, E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। डेल्टा फाई क्या है हमारा, मैग्नेटिक फ्लक्स, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, फेरों की संख्या, ई क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स, ठीक। अब आ जाओ जरा इसमें लगाते हैं हम लोग। तो इसमें हमारे पास दो कुंडलियां थी। जब हम लोग प्राथमिक कुंडली की बात कर रहे होंगे बेटा, जब प्राथमिक कुंडली की बात करेंगे तो क्या आएगा, ईपी बराबर माइनस का एनपी डेल्टा फाई और बटे डेल्टा टी। तो प्राथमिक कुंडली में रहा होगा। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जितनी फ्लक्स रेखाएं फर्स्ट में है सारी की सारी कहाँ जा रही हैं, सेकंड में जा रही हैं। यानी कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स इधर परिवर्तन होगा उतना ही इधर हो रहा है। यानी सेकेंडरी में अगर हम देखें इधर ई एस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का एन एस और डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। अब हमें क्या कर देना है, दोनों इक्वेशनों को हम लोग क्या कर देंगे, उठा के क्या कर देंगे, क्या कर देते हैं हम लोग, भाग। ये हो गई हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। समीकरण 1 और 2 का जब हम भाग करेंगे तो भाग करने पे बेटा क्या होगा, लेफ्ट का लेफ्ट में भाग होगा और राइट का राइट में होगा। यानी कि माइनस का एन पी और डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, और यहाँ पे नीचे आएंगे माइनस का एन एस और डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। इस
अब हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं जरा, इस माइनस से इस माइनस का खेल खत्म, डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी से डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी खत्म, यानी एक हमें संबंध मिल गया ई पी बटे ई एस किसके बराबर होना चाहिए, एन पी बटे एन एस के बराबर होगा। नंबर एक बात ओके हो गई। इसमें किसी को कोई समस्या, देखिए क्या हुआ था, मैंने कहा इसको सॉफ्ट आयरन की बनाया, जैसे हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज के मान में परिवर्तन किया तो हमारी क्या इंड्यूस्ड हुई, तुम्हारी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, और ये जितनी बनी सारी की सारी सॉफ्ट आयरन की वजह से कोई बाहर नहीं गई, सारी अंदर ही रही। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो सारी यहाँ से जो भी है वो यहाँ से भी गुजरेंगी, ठीक है, तो यहाँ से भी गुजरेंगी तो क्या होगा, हमारा एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड हो जाएगा, और ये किसके बराबर होता है, फैराडे के लॉ से माइनस एन डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी। अगर हम प्राथमिक कुंडली के लिए देखें तो क्या हो जाएगा, ई पी बराबर माइनस एन पी डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी, और अगर सेकेंडरी कॉइल के लिए देखेंगे तो ई एस बराबर माइनस एन एस डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी। अगर बेटा आप इसमें पी और एस में कन्फ्यूज हो रहे, पी मतलब प्राइमरी और एस मतलब सेकेंडरी, ये प्राथमिक कुंडली की बात हो रही है और ये द्वितीय कुंडली की बात हो रही है। हमने आपको क्वेश्चनों का भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ई पी बटे ई एस हमारा किसके बराबर होना चाहिए, एन पी बटे एन एस के। और बात देखो बेटा, अगर आदर्श ट्रांसफार्मर है तो हम बात करें कि जो पी आउटपुट है, पी आउटपुट यानी शक्ति का जो आउटपुट है वो शक्ति के इनपुट के कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अच्छा, इनपुट और आउटपुट अगर बराबर है तो आउटपुट बेटा कहाँ पे मिलता है बताओ जरा, आउटपुट किस वाली कॉइल से मिलेगा आपको, सेकेंडरी वाली से। इनपुट किस में दोगे आप, प्राइमरी वाली में। तो देखिए जरा, अब आप दोनों पी आउटपुट हमने पी इनपुट के बराबर किया तो एक चीज आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं बताओ जरा, शक्ति का फार्मूला, एक शक्ति के फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, पी बराबर वी आई, पढ़े ना, पी बराबर वी आई, वोल्टेज इंटू करंट। तो जब हम आउटपुट के लिए देखेंगे, आउटपुट किस में मिलेगा, द्वितीय कुंडली में, तो द्वितीय कुंडली के लिए क्या हो जाएगा, वी एस इंटू आई यस, और इधर आ जाए इनपुट में, तो इनपुट में क्या होगा, प्राइमरी कॉइल है तो प्राइमरी कॉइल के लिए क्या हो जाएगा इस फार्मूले के अनुसार, बी पी और इंटू आई पी। ठीक, अब क्या करते हैं, अगर हम बी पी इधर ले आए तो क्या होगा, बी एस बटे बी पी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, आई पी बटे आई यस। बेटा जब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आप देख रहे होंगे कि जो वोल्टेज है वो धारा के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती दिखाई पड़ता है। यानी हमें एक चीज क्या पकड़ पाए कि अगर हम वोल्टेज को मान को बढ़ाते हैं तो धारा का मान क्या हो जाएगा, कम। हमें एक चीज की बलिदान देना पड़ेगा, यानी धारा अपने आप क्या हो जाएगी, कम। और जब हम धारा के मान को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज क्या होगा, कम। अब एक बात और समझ गए कि जब बिजली घरों में जब स्टेप अप का यूज कर रहे थे, जब हम वोल्टेज बढ़ा रहे थे तो बेटा वहां पे धारा का मान कैसा हो रहा होगा, कम। और जब हम घरों में यूज ला रहे, जब वोल्टेज कम कर रहे तो धारा का मान कैसा हो गया होगा, अधिक। तो इतना सा बात है कि हमारा रहा एकदम ट्रांसफार्मर पर एक कंप्लीट वीडियो। इसमें अगर आपका और कोई डाउट रह जाता है तो आप बताइएगा, जरूर वो डाउट सॉल्व होगा। इसमें हमने एक शॉर्ट वीडियो के तौर पे मैंने सोचा था कि एक 10-12 मिनट के लेक्चर में आपको कंप्लीट कराया जाए। बाकी जब चैप्टर वाइज की बात होगी तो इसमें हम लोग बेहतरीन थ्योरी के साथ में पूरा डिटेल देखेंगे। फिलहाल ये वन शॉर्ट रिवीजन के तौर पे ट्रांसफार्मर आपके दिमाग में छप चुका होगा। तब तक अब हम लोग आएंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, कोई शॉर्ट वीडियो लेकर के। तब तक आप देखते रहिए और यहीं पे हम अपने वीडियो की समाप्ति करते हैं। ठीक है बच्चा।